नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि सिविल जजमेंट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, वाद पत्र कैसे बनाया जाता है। मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसी फैक्ट में हम लोग इसमें जजमेंट राइटिंग सीखेंगे। मैंने एक फैक्ट का जिक्र फिर से कर देता हूँ, उसको हम लोग फिर से जजमेंट राइटिंग देखते हैं उसमें। तो वादीगढ़ का वाद संक्षेप में इस प्रकार है। केस का फैक्ट देखते हैं। वादीगढ़ का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगढ़ जो इस केस में क्या है, वादीगढ़ ए और A2, ये दोनों क्या है, ए और A2 वादीगढ़ हैं। इन्होंने सर्वे नंबर 19/4 ग्राम रकबा 15 एकड़ ग्राम बरेला, तहसील जरहागांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ स्थित भूमि, जिसे आगे क्या के नाम से जाना जाएगा, वाद भूमि के नाम से जाना जाएगा, के स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादीगढ़ का वाद आदेश संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगढ़ के पिता ए के मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। तो उसके मृत्यु के बाद उक्त सर्वे नंबर 19/4 रकबा 15 एकड़ के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, ए और A1 एवं A2 दोनों हुए उत्तराधिकारी। वादीगढ़ ने उक्त भूमि को हल्का पटवारी से अपने नाम में उत्तराधिकारी के आधार पर चढ़ाने के लिए संपर्क किया, लेकिन किंतु पटवारी के द्वारा उक्त खसरा नंबर को संरक्षित वन के रूप में चढ़ा दिया गया है। वादीगढ़ ने तहसीलदार जरहागांव के समक्ष नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे तहसीलदार जरहागांव के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वादीगढ़ ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 का एक आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ शासन को भेजा था, किंतु उसके जवाब में कुछ नहीं आया है। तो अतः वादीगढ़ ने विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। अब इसमें प्रतिवादीगण का जवाब आता है। तो प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दिया गया है कि वादीगण के स्वत्व को इनकार करते हुए जवाब दिया है कि वाद भूमि जो है 30/10/2001 के नोटिफिकेशन क्रमांक के द्वारा इसे संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है, तथा एक राजपत्र गजट पत्र 31/10/2002 के गजट पत्र को प्रस्तुत के हवाले देते हुए वादी के स्वत्व से इनकार किया है, तथा इसमें जो प्रतिवादीगण है के द्वारा इसके उत्तराधिकारी को ए के उत्तराधिकार A1 तथा A2 है, इसके संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अब इस केस में क्या है, वादीगण की ओर से क्या साक्ष्य क्या आता है। वादीगण की ओर से साक्ष्य यह है कि वादीगण ने अपने साक्ष्य में बताया है कि उक्त खसरा नंबर ए के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी। इसने वादीगढ़ ने 1 से प्रदर्श P1 1 से 7 तक लगायत खसरा पंसाला 2014 का पेश किया है, किंतु वादीगढ़ के द्वारा यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वाद भूमि जो है ए को कैसे प्राप्त हुआ था। इसमें जब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वादी ए का जो है ए का उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ वादी A1 का, तो इसने वादी ए ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया है कि उक्त भूमि उसके पिता को पट्टे में प्राप्त हुआ था, किंतु उसने पट्टे को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने में असमर्थ रहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो है प्रतिवादी ने क्या साक्ष्य दिया है। तो प्रतिवादी की ओर से एक सरकारी ऑफिसर आते हैं जिसका नाम बी है। बी ने अपने साक्ष्य में बताया है कि उसने वर्ष 2011 का खसरा पंसाला, वर्ष 2014 का खसरा पंसाला पेश किए हैं, तथा इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित 30/10/2001 का नोटिफिकेशन भी प्रदर्श D3 पेश किया है, तथा उक्त भूमि का नक्शा जिसे क्या है नक्शा भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त भूमि उक्त सर्वे नंबर उक्त खसरा नंबर 19/4 रकबा 15 एकड़ को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। अब इसमें क्या है, इनका तर्क देते हैं वादीगण के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त भूमि जो है उनके पिता के होने न से उत्तराधिकार में प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके प्रतिवादीगण की ओर से जवाब तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि
के स्वामी नहीं है। विवादित भूमि नोटिफिकेशन क्रमांक 31/10/2011 से वो संरक्षित वन के रूप में घोषित किए गए हैं तथा उसका कोई स्वत्व नहीं है, ये संरक्षित वन है। ये क्या है, इनका प्रतिवादी गण का तर्क है। अब इस केस में, इस फैक्ट में हम लोग जजमेंट राइटिंग सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है जजमेंट राइटिंग, सिविल निर्णय कैसे लिखा जाता है उसको देखते हैं आगे। तो सिविल निर्णय लिखते हैं तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा जाता है। तो कोर्ट के नाम में हम लोग लिखे हैं न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। ये द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश में 1 2 ये सब चीज़ रहता है, इसलिए द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 मुंगेली, छत्तीसगढ़। अब यहाँ आपका राइट साइड में आ जाएगा व्यवहारवाद क्रमांक। यहाँ जितना भी रहेगा व्यवहारवाद क्रमांक, प्रस्तुत दिनांक, संस्थित दिनांक, ये सब चीज़ यहाँ उल्लेख रहेगा। अब इसके जस्ट नीचे ये सब चीज़ लिखने के बाद अब पार्टी का नाम रहेगा। पार्टी के नाम में हमारा इस केस में क्या है, कौन कौन सा है, 2 वादीगण हैं, 1 और 2। तो वादी A1 उसके पिता का नाम लिखेंगे, ए है हमारे केस में। उम्र नहीं दिया है तो मैंने खाली छोड़ दिया है। वर्ष, इतने वर्ष। अब आता है वादी 2, दूसरा नंबर क्या है, श्रीमती A2, पति क्या है इसका ए है, उम्र नहीं दिया है इधर खाली। अब दोनों का देखिए, अब निवास एक ही है तो एक ही लिख रहे हैं, अलग अलग रहे तो दोनों का निवास लिखेंगे। तो दोनों निवासी ग्राम, जो भी ग्राम है वहाँ का नाम लिखेंगे। तहसील यहाँ दी है जरहा गाँव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। ये क्या है, वादीगढ़ है। विरुद्ध, अब विरुद्ध में देखते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ शासन है द्वारा। अब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जब डायरेक्ट शासन को पार्टी बनाया जाता है तो उसमें जिलाधीश पार्टी रहता है, तो इसलिए यह जिलाधीश मुंगेली, छत्तीसगढ़ प्रतिवादीगण है। अब यहाँ जस्ट नीचे के लिए नाम से जो वादी के अधिवक्ता और प्रतिवादी के अधिवक्ता उसको लिखा जाता है। तो वादीगण की ओर से श्री जो भी रहेगा नाम उसको लिखेंगे, प्रतिवादी की ओर से श्री यहाँ जो भी उसका नाम रहेगा, प्रतिवादी और शासन के कोई भी वकील आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखते हो, लेकिन यहाँ लिखने से पता चल जाता है कि कौन सा वाद में आप निर्णय दे रहे हो। तो देखिए, वाद वास्ते स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, इसके केस में इस वाद में हम लोग निर्णय देंगे। तो यहाँ आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए सेंटर में हम लोग लिखेंगे निर्णय, निर्णय लिखेंगे सेंटर में। निर्णय, और जिस डेट को निर्णय प्रोनाउंस किया जाता है, जिस डेट को निर्णय घोषित किया जाता है उस दिनांक को नीचे लिखेंगे, आज दिनांक इतने को निर्णय घोषित। अब हम लोग देखिए ये तो निर्णय का फॉर्मेट है ऊपर में। अब पहला कंडिका निर्णय में क्या लिखेंगे उसको देखेंगे। तो निर्णय में पहला कंडिका यह लिखा जाता है कि उस वाद का क्या चीज़ के लिए प्रस्तुत किया वादीगण ने, वो क्या वाद है वो सब चीज़ उसको पहले कंडिका में लिखा जाता है। क्या चीज़ का वाद है, कौन सा भूमि है, कौन सा रकबा है, उसको लिखा जाता है पहले कंडिका में, जिससे वो निर्णय पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगी कि वाद भूमि कौन सी वाद भूमि है और क्या वाद प्रस्तुत किए हैं, वो पहले कंडिका में समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है, स्वत्व की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया है। तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं फर्स्ट कंडिका में, वादीगण ने यह वाद खसरा नंबर 19/4, रकबा 15 एकड़, मौजा बरेला, तहसील जरहा गाँव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में स्थित, जिसे आगे वाद भूमि के नाम से जाना जाएगा। ये लिखेंगे आगे, जिसे वाद भूमि के नाम से, क्योंकि बार बार हम लोग ये डिटेल को नहीं लिखेंगे। तहसील जरहा गाँव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि, खसरा नंबर, सीधा एक लाइन में लिख देंगे वाद भूमि। तो इसे क्या कहेगा, वाद भूमि के नाम से जाना जाएगा। उसके स्वामित्व की घोषणा एवं प्रतिवादी को उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु। अब देखिए यहाँ दो चीज़ हो गया, स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा, है ना। तो अब देखिए एक कौन सा सेक्शन में जो प्रस्तुत किया जाता है उसको भी लिखें, चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए लिखा जाता है क्या है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 क्या है, इस स्वत्व की घोषणा के लिए लगाया जाता है, उसी के अंदर आता है स्वत्व की घोषणा। और 38 जो है क्या है, परमानेंट इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन के लिए कैसा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए धारा 38 के तहत आता है, के तहत प्रस्तुत किए हैं।
तो ये पहला कंडिका रहता है। तो इसमें हम लोग ये डिटेल देते हैं कि क्या चीज़ का वाद है, कौन सा खसरा नंबर है, ये पहले कंडिका में आ जाता है। तो इस कंडिका, और यहाँ से आप लिख चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। तो मैंने लिख दिया है, 34 एवं 38 के तहत प्रस्तुत किया है। और आगे की कंडिका देखते हैं क्या रहेगा। अब हम कंडिका 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि क्या है। कंडिका 2 में स्वीकृत तत्व को लिखा जाता है। स्वीकृत तथ्य वो है जिसे एक वादी के द्वारा कहा जाता है और प्रतिवादी के द्वारा उस तथ्य के बारे में ना तो इनकार किया जाता है, तो वो क्या है, वो स्वीकृत तथ्य बन जाता है। इस केस में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी गण जो है एक उत्तराधिकारी है। इसको क्या है, प्रतिवादी गण के द्वारा उसे इनकार नहीं किया गया, तो वो क्या हो जाए, जब कोई तथ्य को कोई इनकार नहीं किया जाता है, जब प्रतिवादी के द्वारा कोई तथ्य को अपने जवाब में इनकार नहीं किया जाता, तो वो क्या हो जाएगा, स्वीकृत तथ्य हो जाएगा। तो स्वीकृत तथ्य को हम लोग कंडिका 2 में लिखते हैं। पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण स्वर्गीय ए के उत्तराधिकारी हैं। तो ये क्या है, स्वीकृत तथ्य है जिसे प्रतिवादी गण से इनकार नहीं किया है अपने जवाब दावा में, तो वो क्या है, स्वीकृत तथ्य है। अब कंडिका 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कंडिका 3 में जो वादी का संक्षिप्त वाद रहता है उसको उल्लेख किया जाता है। तो जितना भी वादी के वाद रहता है, जो वाद पत्र में उसने लिखा रहता है, अपनी बात बोला जाता है, उसे कंडिका 3 में लिखा जाता है। तो हमारे केस में वाद संक्षिप्त इस प्रकार है। और वाद को जब हम लिखते हैं तो पूरे जैसा का तैसा नहीं लिखा जाता है, उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जितना है कि उस केस का पूरा फैक्ट आ जाए। तो ये हम लोग लिखने का प्रयास किए हैं। वादीगण संक्षिप्त वाद यह है कि स्वर्गीय ए अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं अधिपत्य अधिकारी था। ये क्यों कहता है, वादीगण कहता है। ए की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। ए की मृत्यु पश्चात उसके उत्तराधिकारी वादी ए पुत्र हैं तथा A2 पत्नी है, वादग्रस्त भूमि के स्वामी हुए। हल्का पटवारी ने राजस्व अभिलेख में उसके नाम का नामांतरण नहीं किया तथा वाद भूमि को संरक्षित वन के रूप में दर्ज की गई। हल्का पटवारी ने जब उसकी मृत्यु हो गई ए के, तो उसके नामांतरण न करके संरक्षित वन के रूप में दर्ज कर लिया गया। तो वादीगण ने नामांतरण हेतु तहसीलदार जरहा गांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया नामांतरण हेतु, किंतु आवेदन निरस्त कर दिया गया। वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत करने से पूर्व, देखिए जब किसी सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसको धारा 80 का जो नोटिस दिया जाता है वो आवश्यक होता है। तो इन्होंने नोटिस दिया था। वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत जिलाधीश मुंगेली कलेक्टर को मुंगेली को क्या नोटिस भेजा था, किंतु छत्तीसगढ़ शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वादीगण ने यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, देखिए अब ये वाद क्यों लिखे जाते हैं, जब कोई वाद रहता है तो कोई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश किया जाता है और उसके वाद में क्या लगता है, कोर्ट फीस भी लगता है और क्या है, वो सीमा भी रहता है प्रस्तुत करने के। तो हम लोग तीनों चीज़ों को लिखे हैं इसमें, इस कंडिका में। तो ये भी एक जरूरी पॉइंट रहता है, उचित न्याय शुल्क के साथ और विहित समय सीमा के भीतर। और ये क्षेत्राधिकार, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उचित न्याय शुल्क के साथ विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया है। तो ये है वादी का जितना है वाद है, संक्षिप्त रूप में ये लिखा जाता है। अब यहाँ से आप केस का फैक्ट को समझ सकते हो कि क्या है इसके केस का फैक्ट है, जिसको मैंने पहले से बता रखा है। तो अब यहाँ से आप लोग एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। अब क्या है, जब वादी का वाद तो आ गया, अब हम लोग चौथे कंडिका में क्या लिखेंगे, प्रतिवादी का जवाब। अब प्रतिवादी ने क्या जवाब दिया है इसके कंडिका में देखते हैं। प्रतिवादी की ओर से अभिवचन इस प्रकार है कि वाद भूमि में एक कोई स्वामित्व एवं अधिपत्य नहीं है। मतलब क्या है, ए के स्वामित्व को इनकार कर दिया गया है। ए कौन है, A1 और A2 के क्या है, पिता और पति है। तो ए के स्वामित्व को इनकार कर दिए, स्वामित्व नहीं है। वाद भूमि नोटिफिकेशन क्रमांक 8894 है 408 दिनांक 30/10/2000 के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है। तो ये जो वन है, एक नोटिफिकेशन क्रमांक छत्तीसगढ़ शासन के नोटिफिकेशन क्रमांक 30/10/2001 के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है। फॉरेस्ट वन संरक्षित वन के रूप में घोषित किए गए थे। तो नोटिफिकेशन दिनांक 31/10/2002 को प्रकाशित है। इसको प्रकाशन भी हुआ है, 31/10 को प्रकाशित है। वाद भूमि संरक्षित वन घोषित है, उसमें वादीगण का कोई उत्तराधिकार नहीं है, अतः वादीगण का
का वाद स्वय सहित, मतलब क्या है, विथिंग कॉस्ट, पैसे लगाकर इसको निरस्त करने के लिए प्रार्थना किया है किसने, प्रतिवादी गण ने। तो ये है वाद का देखते हैं कंडिका 4 तक, जिसमें वादीगण का संक्षिप्त, कंडिका 3 में वादीगण का संक्षिप्त कथन लिख दिए, कंडिका 4 में हम लोग प्रतिवादी गण के अभिवचन लिखे। अब कंडिका 5 में हम लोग लिखेंगे कि जो इशूज बनाए हैं वही वादकों की रचना किए गए हैं वाद पत्र बनाए, उसको उल्लेख करेंगे 5वें कंडिका में। तो आगे देखते हैं उसको। अब हमारा 5वां कंडिका रहेगा वाद प्रश्न। जो वाद प्रश्न बनाए रहते हैं विवादों की रचना किए गए हैं, हमने पहले भी विवादों की रचना कर चुके हैं, उसको 5वें कंडिका में उल्लेख किया जाता है। तो 5वें कंडिका में क्या लिखा जाता है उसको देखते हैं। उभय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, जो दस्तावेज रहते हैं उसका अवलोकन करके एवं उभय पक्षकारों की क्या है जो अभिवचन रहता है, वाद पत्र एवं जवाबदार के दावा के अवलोकन पश्चात निम्न वाद प्रश्न की रचना किया गया है। इन वाद प्रश्नों पर मेरे निष्कर्ष उनके सामने दिए गए हैं। तो जो वाद प्रश्न बनाए हैं, ये जो वाद प्रश्न है 3 ठो, इसका निष्कर्ष जैसे हम लोग इसको कारण सहित अब आगे विवेचना करेंगे तो यहाँ लिखते जाएंगे, जिसका भी निष्कर्ष आ रहे हैं, क्या वो प्रमाणित है क्या अप्रमाणित है, उसको निष्कर्ष को यहाँ लिखा जाता है निष्कर्ष पॉइंट में। तो हम लोग 3 वाद प्रश्न बनाए हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या वाद प्रश्न है। क्या स्वर्गीय ए अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं अधिपत्याधिकारी था, ये पहला वाद प्रश्न है हमारा। दूसरा क्या है, क्या स्वर्गीय ए की मृत्यु पश्चात वादीगण उसके उत्तराधिकारी के रूप में वादग्रस्त भूमि के अधिपत्य में था। जब ये खत्म हो गया, इसका मृत्यु हो चुका है, तो क्या ये वादग्रस्त भूमि का इन लोगों के कब्जा में था, ये दूसरा वाद प्रश्न है। और तीसरा वाद प्रश्न है, क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, ये है। और चौथा है सहायता एवं व्यय, ये सहायता एवं सभी सिविल केस में रहता है। वाद प्रश्नों पर मेरे निष्कर्ष, वाद प्रश्न पर मेरे निष्कर्ष कारणों सहित नीचे दिए जाए। अब हम लोग क्या क्या साक्ष्य की विवेचना अब इसकी 1 बाय 1 करके देखेंगे कि पहला क्या उसकी प्रमाणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग आगे इसकी साक्ष्य विवेचना करें। तो ये 5वें कंडिका में जो रहता है, इशूज बनाए रहते हैं, वाद प्रश्न बनाए रहते हैं, उसका उल्लेख किया जाता है 5वें कंडिका में। और जैसे इसकी आगे हम लोग साक्ष्य की विवेचना करते चलेंगे तो यहाँ जो प्रमाणित है कि कौन सा वाद प्रश्न प्रमाणित हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है, उसको यहाँ उल्लेख करते जाएंगे। तो ये है कंडिका 5वें तक हमने सिविल जजमेंट राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसका देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साक्ष्य संकलन देखते हैं कि कैसे उसके निष्कर्ष एक एक करके देखेंगे, हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।